हेलो एवरीवन। सो आज हम साइटोलॉजी का पार्ट 3 का रिवीजन देखेंगे, ठीक है। सो हमने प्रीवियस लेक्चर में माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिक तक कवर कर लिया था। सो आज हम उसके आगे से कंटिन्यू करेंगे, दैट इज राइबोसोम्स, ठीक है। राइबोसोम्स, सो व्हाट आर राइबोसोम्स? दीज आर द मेम्ब्रेन लेस ऑर्गेनेल्स, ठीक है। ये प्रोकैरियोट और यूकैरियोट दोनों में देखे जाएंगे। इट इज़ द स्मॉलेस्ट ऑर्गेनल एंड फाउंड इन बोथ यूकैरियोट्स एंड प्रोकैरियोट्स। किसने डिस्कवर किया था? पैलेट ने डिस्कवर किया था 1953 में। वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, क्योंकि एनसीईआरटी में साइंटिस्ट का नाम दिया हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट, इट इज़ द प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल। प्रोटीन सिंथेसिस राइबोसोम्स ही करवाते हैं एंड हेंस इट इज़ ऑल्सो नोन एज द इंजन ऑफ द सेल, ठीक है। हम जानते हैं प्रोटीन, व्हाट इज प्रोटीन? इट इज़ समथिंग ऑफ प्रिमिटिव प्राइमरी इंपॉर्टेंस। प्रो मीन्स समथिंग ऑफ प्राइमरी इंपॉर्टेंस, ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं प्रोटीन ही अपना पूरा बॉडी बनाता है। कैटालिटिक फंक्शन, स्ट्रक्चरल कैपेबिलिटी अपनी बॉडी को मेनली प्रोटीन ही प्रोवाइड करते हैं। हेंस इट इज़ नोन एज इंजन ऑफ द सेल। एंड प्रोटीन क्योंकि स्मॉलेस्ट ऑर्गेनल है, इसका डिस्कवरी वॉज पॉसिबल ओनली ड्यू टू द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। एंड ठीक है, एंड हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप ने को किसने डिस्कवर किया था? दैट वाज नॉल एंड रस्का। मैंने अपने पहले लेक्चर में आपको बताया था, ठीक है। सो नेक्स्ट, इट इज़ ऑल्सो नोन एज ऑर्गेनल विद इन ऑर्गेनल। क्यों? क्योंकि हमने देखा था 70s राइबोसोम्स हमें माइटोकॉन्ड्रिया प्लास्टिक के अंदर भी देखने को मिले थे, ठीक है। एंड सेल विद इन सेल भी क्या देते हैं इसको, नाउ माइटोकॉन्ड्रिया को, सॉरी, ठीक है। देन आरआरएनए एंड प्रोटीन से बना होता है, ठीक है, इसलिए इट इज नोन एज राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन पार्टिकल। आई रिपीट, राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन पार्टिकल, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। नाउ दो टाइप्स के राइबोसोम्स होते हैं, 80s और 70s। किस बेसिस पर इनको डिफाइन किया जाता है? बेसिस ऑफ द सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट्स। एस का मतलब क्या होता है? एस इज स्वेडबर्ग्स यूनिट, ठीक है। इट इज़ अ इनडायरेक्ट मेजर ऑफ द साइज एंड डेंसिटी ऑफ अ पार्टिकल, ठीक है, यहाँ पे मैंने दिया हुआ है। इट इज़ द इनडायरेक्ट मेजर। इनडायरेक्ट मेजर क्यों? क्योंकि हमें उसे डायरेक्टली तोल के नहीं हम लोग उसका वेट बता रहे हैं। हम लोग क्या कर रहे हैं? हम उसे सेंट्रीफ्यूज कर रहे हैं एंड फिर उसका मास और डेंसिटी का रिलेटिव आइडिया लगा रहे हैं, ठीक है। एंड इट डिपेंड्स, इट रिप्रेजेंट्स द स्वेडबर्ग्स यूनिट एंड द सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट, ठीक है। नाउ हर राइबोसोम के दो सब यूनिट्स होते हैं। 80s का क्या होता है? 60s और 40s। एंड 70s का क्या होता है? 50s और 30s। यूकैरियोटिक होता है 80s, जो कि हमें देखने मिलता है साइटोप्लाज्म में, और ईआर के ऊपर भी हमें देखने को मिलता है, ठीक है, आरईआर जिसे हम कह रहे थे। प्लस हमें यूकैरियोट्स में 70s भी देखने को मिलता है। कहाँ? माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट के अंदर। देन प्रोकैरियोट्स में क्या होता है? 70s, जो कि कॉम्बिनेशन होता है 50s और 30s का। नाउ ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये बहुत पुराना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, नॉट दैट इंपॉर्टेंट, लेकिन अगर हम ध्यान रखेंगे तो अच्छा रहेगा। दैट मेमेलियन माइटोकॉन्ड्रिया में 55s नाम का भी एक राइबोसोम होता है, ठीक है। नाउ न्यूक्लियोलस इज द राइबोसोम फैक्ट्री, ठीक है, ये हम आगे भी पढ़ेंगे जब हम न्यूक्लियस देखेंगे। दैट न्यूक्लियोलस इज द राइबोसोम फैक्ट्री एंड मैग्नीशियम इज रिक्वायर्ड फॉर द एसोसिएशन ऑफ बोथ दी सब यूनिट्स ऑफ द राइबोसोम, ठीक है। ये मिनरल न्यूट्रिशन का पॉइंट है। नाउ अभी हमने बोला था हर एक राइबोसोम का यूनिट किससे कंपोज है? आरआरएनए और प्रोटीन से। हैंस हम उसे आरएनपी कह रहे थे, ठीक है। तो इसकी एग्जैक्ट कॉम्पोजिशन क्या है ये भी आपको याद होनी चाहिए, ठीक है, पूछ लेते हैं कभी कभी। सो 50s में क्या होता है? 23s आरआरएनए, 5s आरआरएनए और 34 प्रोटीन्स। और 30s में क्या होता है? 16s और 21 प्रोटीन्स। सिमिलरली 60s में क्या होता है? 28, 5.8 और 5s, और साथ ही साथ करीबन 50 प्रोटीन्स। लेकिन 40s में क्या होता है? 18s और 33 और 34 प्रोटीन्स, ठीक है। ये पूरा रट्टे वाला पॉइंट है, आपको रट्टा मारना पड़ेगा, ठीक है। एंड हमने देखा था 50s के अंदर 23s है और यहाँ पर 60s के अंदर 28s है, ठीक है। दोनों लार्जर सब यूनिट में पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज नाम का एक एंजाइम की एक्टिविटी होती है। एंड बेसिकली प्रोकैरियोट्स में किसकी वजह से होती है? 23s आरआरएनए की वजह से। एंड यूकैरियोट्स में किसकी वजह से होती है? 28s आरआरएनए की वजह से, ठीक है। इसको याद रखना, एंजाइम पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज। ये क्या करवाएगा? जब हम ट्रांसलेशन पढ़ेंगे तब उसमें ये पेप्टाइड बॉन्ड के फॉर्मेशन के लिए काम आएगा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज साइटोस्केलेटन। साइटोस्केलेटन, नाउ साइटोस्केलेटन क्या होता है? इलैबोरेट फिलामेंटस प्रोटीनेशियस स्ट्रक्चर दैट इज अरेंज्ड इन दी एंटायर सेल। प्रोटीन का जाल है जो पूरे सेल में बिछा हुआ है। हमने पढ़ा था दैट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम एंडोस्केलेटन ऑफ द सेल कह रहे थे, ये अलग है। दिस इज प्रोटीनेशियस फिलामेंटस इलैबोरेट स्ट्रक्चर प्रेजेंट थ्रू आउट द सेल, ठीक है, इसे हम साइटोस्केलेटन कह रहे हैं। नाउ साइटोस्केलेटन का काम क्या होता है? इट प्रोवाइड्स मोटिलिटी, इट प्रोवाइड्स शेप, इट प्रोवाइड्स स्टेबिलिटी। ये तीनों पॉइंट्स याद होने चाहिए। मैकेनिकल सपोर्ट। नाउ 3 टाइप्स के हमें यूनिट्स मिलते हैं साइटोस्केलेटन में। क्या होता है? माइक्रोट्यूब्यूल, इंटरमीडिएट फिलामेंट्स और माइक्रोफिलामेंट्स, ठीक है। इन तीनों को देख लेते क्या क्या होता है। माइक्रोफिलामेंट, माइक्रोफिलामेंट क्या होता है? सॉलिड लॉन्ग पतले ट्यूब्स होते हैं। सॉलिड लॉन्ग पतले ट्यूब्स होते हैं जो कि 7 नैनोमीटर की कम डायमीटर के होते हैं।
ठीक है। इट इज़ बेसिकली कंपोज्ड ऑफ एक्टिन। एक्टिन क्या है? कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन है, ठीक है, कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन है। अब माइक्रोफिलामेंट का फंक्शन क्या होता है? सूडोपोडिया फॉर्मेशन में काम आता है और साथ ही साथ साइक्लोसिस। हमने पढ़ा था यूकैरियोटिक सेल में साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग होती है, प्रोकैरियोट में नहीं होती है। प्रोकैरियोट में क्यों नहीं होती? क्योंकि उनमें साइटोस्केलेटन नहीं होता। यूकैरियोट में माइक्रोफिलामेंट्स होते हैं, इसलिए उनके अंदर साइक्लोसिस देखने को मिलता है। सिंपल। नेक्स्ट इज माइक्रोट्रिब्यूल। माइक्रोट्रिब्यूल का डायमीटर कितना होता है? 25 नैनोमीटर। 25 नैनोमीटर, ठीक है। डायमीटर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे इस आया हुआ है ये सब, ठीक है। 25, 7 और 8 to 10 नैनोमीटर। माइक्रोट्यूब्यूल क्या होता है? लार्जेस्ट होता है। इट इज़ ग्लोब्यूलर ट्यूब्यूलिन प्रोटीन का बना होता है, ग्लोब्यूलर ट्यूब्यूलिन प्रोटीन का बना होता है। इट इज़ हॉलो सेंट्रियोल। इसमें क्या क्या इसका फंक्शन होता है? सेंट्रियोल फॉर्मेशन, स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन और सीलिया का फॉर्मेशन, ठीक है। साथ ही साथ फ्लैजेला भी यही बनाता है। नेक्स्ट इंटरमीडिएट फिलामेंट्स। इंटरमीडिएट मतलब इन दोनों के बीच का। माइक्रोफिलामेंट सबसे छोटे होते हैं, माइक्रोट्यूब्यूल सबसे बड़े होते हैं। इंटरमीडिएट फिलामेंट का साइज सबसे इंटरमीडिएट होगा इनके बीच, दैट इज 8 to 10 नैनोमीटर। इनका काम क्या होता है? दीज अरेंज अराउंड दी ऑर्गेनल एंड फॉर्म बास्केट्स, मेनली न्यूक्लियर बास्केट। आप न्यूक्लियस देखेंगे, न्यूक्लियस के अराउंड इंटरमीडिएट फिलामेंट्स बिछे हुए होंगे बास्केट के जैसे, उसके अराउंड एक बास्केट बना रहे होंगे। नाउ इनमें कौन कौन से प्रोटीन्स होते हैं? हमने देखा था माइक्रोफिलामेंट्स में कौन से थे? एक्टिन कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन। माइक्रोट्यूब्यूल में क्या था? ट्यूबुलिन प्रोटीन, ठीक है, ट्यूबुलिन प्रोटीन। इंटरमीडिएट फिलामेंट्स में बहुत तरह के प्रोटीन्स होते हैं, दैट इज केराटिन हो सकता है, विमेंटिन हो सकता है, डेस्मिन हो सकता है, ठीक है। और भी बहुत तरह के प्रोटीन होते हैं, ये 3 मेन है। अब इनका फंक्शन क्या है? सेल जंक्शन लाइक डेस्मोसोम्स का बनाना। अगर आपने स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स पढ़ा हुआ है तो आपको ये पॉइंट समझ आ रहा होगा। नेक्स्ट साइटोस्केलेटन। साइटोकाइनेसिस की बात करते हैं हम। साइटोकाइनेसिस में हमने देखा था एनिमल में सेंट्रीपिटल होता है सेल फरो, और प्लांट्स में सेंट्रीफ्यूगल होता है सेल प्लेट। लेकिन ये पॉइंट हमें ध्यान रखना होगा कि दोनों में कौन कौन सा काम कौन कौन सा यूनिट काम आ रहा है। हमने ऑलरेडी देख लिया था दैट सेल प्लेट में माइक्रोट्यूब्यूल्स काम आ रहे थे, लेकिन हमें ये भी जानना है दैट सेल फरो एनिमल में जो हो रहा है उसमें माइक्रोफिलामेंट्स काम आ रहे थे, माइक्रोफिलामेंट्स, ठीक है। दिस इज इंपॉर्टेंट। तो हमने ये सारी चीज़ें कवर कर ली, राइबोसोम और साइटोस्केलेटन देख लिया हमने। नेक्स्ट सेंट्रोजोम। सेंट्रोजोम्स, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, थोड़ा कंफ्यूजिंग पार्ट है, अच्छे से सुनिएगा। नाउ सेंट्रोजोम्स आर एब्सेंट इन प्लांट्स, ये हमने स्टार्टिंग में देख लिया था। सेंट्रोजोम क्या होता है? इट इज कंपोज ऑफ 2 perpendicular centrioles plus some centrosphere, that is pericentriolar material। 2 सेंट्रियोल्स होंगे एट 90 डिग्री एंड उसके अराउंड थोड़ा सा सेंट्रियोलर मटेरियल होगा, पेरीसेंट्रियोलर मटेरियल होगा उसके अराउंड, ठीक है। दिस इज अ सेंट्रोजोम। नाउ these are membraneless, वेरी इंपॉर्टेंट। 2 membraneless सेल ऑर्गेनल पढ़ लिया हमने, दैट इज राइबोसोम, और दूसरा क्या है? सेंट्रोजोम। नाउ इसके अराउंड जोन ऑफ एक्सक्लूजन रहता है, ठीक है, हमने गोल्जी में भी पढ़ा था, यहाँ पर वापस पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट अभी हमने पढ़ा दैट इट इज कंपोज ऑफ 2 perpendicular centrioles। नाउ सेंट्रियोल क्या है? सेंट्रियोल इज फॉर्म्ड ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स हमने पहले ही पढ़ा था यहाँ पर, ये देखिए माइक्रोट्यूब्यूल्स के क्या 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 फंक्शन थे? सेंट्रियोल बनाना, स्पिंडल फाइबर बनाना, सीलिया फ्लैजिला बनाना, ठीक है। ये सारे काम हम यहाँ पर देखेंगे। सेंट्रियोल किससे बना होता है? माइक्रोट्यूब्यूल से बना होता है, ठीक है। माइक्रोट्यूब्यूल्स मैंने क्या बोला था? ट्यूबुलिन प्रोटीन्स के बने हुए लंबे लंबे पाइप्स हैं, ठीक है, बेसिकली पाइप्स कह रहे हैं। तो सपोज 27 पाइप्स लिए हमने, मैंने आपको बोला 27 पाइप का मतलब माइक्रोट्यूब्यूल ही है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पे हॉलो पाइप्स होते हैं बेसिकली, ये हमने पहले ही बात कर ली इसकी। सो सेंट्रियोल क्या होते हैं? 27 पाइप, 27 पाइप्स के बने होते हैं, ठीक है। 27 पाइप्स को हमने कैसे अरेंज किया? 9 ट्रिपलेट्स के सेट्स में अरेंज किया, दैट इज 3-3 के गुच्छों में 9, 3 into 9 विल बी 27, ठीक है। तो हमने इसको एक सर्कल में अरेंज किया है, प्लस जो इस सर्कल का सेंटर है उससे हमने 9 रेडियल स्पोक्स भेजे हुए हैं, 9 रेडियल स्पोक्स भेजे हैं जो कि प्रोटीनेशियस है। इसका डायग्राम भी आगे, डोंट वरी। सो एक इसका सेंट्रल प्रोटीनेशियस हब है, सेंट्रल प्रोटीनेशियस हब, जहाँ से 9 रेडियल स्पोक्स निकल रहे हैं जो कि इन 3-3 के गुच्छों, दैट इज ट्रिपलेट्स को कनेक्ट कर रहे हैं। नाउ इन 3-3 के गुच्छों में बेसिकली 3 पाइप्स है, हर एक गुच्छे में 3 पाइप्स है, तो हम इसे नाम दे रहे हैं ABC, ठीक है। सो दो एडजेसेंट ट्रिपलेट्स को कनेक्ट करने के लिए CA लिंकर प्रोटीन है, CA लिंकर प्रोटीन, ठीक है। अब आप देख सकते हैं ये एक सेंट्रियोल का स्ट्रक्चर है, सेंट्रियोल का स्ट्रक्चर मैंने बोला था सेंट्रल प्रोटीनेशियस हब है, उससे 9 रेडियल स्पोक्स निकल रही है जो कि प्रोटीनेशियस नेचर की है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 9 स्पोक्स, दिस इज द सेंट्रल रॉड, सेंट्रल हब, और ये ट्रिपलेट्स है, ए, इसको मैंने बोला A, इसको मैंने बोला B, एंड दिस इज C। सिमिलरली A, B एंड दिस इज ऑल्सो C। सो हम देख सकते हैं ये CA लिंकर है, ये जो है ये CA लिंकर है,
ये सी ए लिंकर है, ये सी ए लिंकर है। सो आप देख सकते हैं ओवरऑल कार्ट व्हील ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिल रही है। कैसी? कार्ट व्हील ऑर्गेनाइजेशन, जैसे साइकिल का पहिया होता है वैसे। नाउ और इसको हम कैसी अरेंजमेंट कहते हैं? 9+0 हमने देखा था। पेरिफ्री में क्या है? 9 ट्रिपलेट्स हैं इसलिए, और बीच में कोई भी पाइप नहीं डाला हमने, है ना। सेंट्रल में बस एक प्रोटीनेशियस हब है, तो हम इसे 9+0 अरेंजमेंट कह रहे हैं। अब सेंट्रोजोम्स और कहाँ एब्सेंट हो गए? आपने अगर ह्यूमन रिप्रोडक्शन पढ़ा होगा तो उसमें आपने पढ़ा होगा दैट ह्यूमन ओवम में सेंट्रोजोम्स नहीं होते हैं, ठीक है। जब जाइगोट बनता है तो डिस्टल पेयर ऑफ सेंट्रियोल जो स्पर्म से आता है वो आपका फर्स्ट क्लीवेज डिवीजन करवाता है ना। एंड नर्व सेल्स में भी सेंट्रोजोम्स नहीं होते, इसलिए हम जानते हैं वो रीजनरेट नहीं कर सकते अगर वो एक बार डैमेज हो जाए, ठीक है। दे कांट डिवाइड, हेंस दे डाई विद एज। सिंपल। नाउ सेंट्रियोल का काम क्या होता है? हमने ये तो देख लिया, माइक्रोट्यूब्यूल सेंट्रियोल बना रहे हैं, लेकिन सेंट्रियोल का काम क्या है? सेंट्रियोल विल फॉर्म स्पिंडल फाइबर्स। स्पिंडल फाइबर्स का काम आप देखेंगे जब आप सेल डिवीजन वाला चैप्टर पढ़ेंगे, है ना। एंड सेंट्रियोल्स आल्सो फॉर्म द बेसल बॉडी ऑफ द सिलिया एंड फ्लैजिला। सिलिया एंड फ्लैजिला अभी हम पढ़ेंगे, डोंट वरी, अभी हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। एंड इसी बेसल बॉडी को हम ब्लेफेरोप्लास्ट कहते हैं, ब्लेफेरोप्लास्ट। जो बेसल बॉडी सेंट्रियोल से बनी है उसे हम कहते हैं ब्लेफेरोप्लास्ट, ठीक है। इसमें सिर्फ एक सेंट्रियोल होता है, एक सेंट्रियोल। ना हमने ये देख लिया, ठीक है। सी ए कनेक्टिव देख लिया हमने, ट्रिपलेट फाइब्रल्स पेरिफ्री में देख लिया, सेंट्रल रॉड, 9 स्पोक्स, कार्टव्हील स्ट्रक्चर हमने देख लिया, ठीक है। इन सब के अराउंड, इस कार्टव्हील स्ट्रक्चर के अराउंड हमें ये स्ट्रक्चर्स भी देखने को मिलते हैं, मेज्यूल्स या पेरीसेंट्रियोलर सैटेलाइट्स, इसको भी याद रखना, ठीक है। ये भी 9 नंबर होंगे, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 9 मेज्यूल्स। ये इंपॉर्टेंट है, ये क्योंकि पूछा गया है, मेज्यूल्स और पेरीसेंट्रियोलर सैटेलाइट। नाउ ये स्ट्रक्चर आप जो देख रहे हैं, ये स्ट्रक्चर जो आप देख रहे हैं दैट इज सिलिया का या फिर फ्लैजिला का स्ट्रक्चर है ना। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड, सिलिया और फ्लैजिला पढ़ते हैं। अब सिलिया और फ्लैजिला हमने जब बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर पढ़ा था, हमने बोला था ये मोटिलिटी के लिए काम आता है, ठीक है, लोकोमोशन के लिए काम आता है। इनमें बेसिक डिफरेंस क्या है? सिला क्या है? मोर एंड स्मॉल, ठीक है, ज़्यादा है और ज़्यादा है और छोटे हैं, ठीक है। एंड यूकैरियोट में किस तरीके की मूवमेंट करवाते हैं? 180 डिग्री मूवमेंट करवाते हैं यूकैरियोट्स के अंदर। प्रोकैरियोट्स में कैसी करवाते हैं? 360 डिग्री मूवमेंट, 360 डिग्री मूवमेंट, ठीक है। एंड दीज कैन शो सिंगुलर मूवमेंट, दैट इज एक सीलिया अकेले भी मूव कर सकता है, इट डज नॉट रिक्वायर कि सारे सीलिया एक साथ मूव करें। एंड फ्लैजिला, फ्लैजिला क्या है? लेस एंड बिग, लेस एंड बिग। एंड दीज ऑलवेज शो कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दीज ऑलवेज शो कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट, सारे फ्लैजिला एक साथ मूव करेंगे, ठीक है। एंड बोथ शो लोकोमोशन। नाउ स्टीरियोसिलिया नाम का एक स्ट्रक्चर पूछा जाता है, वो क्या होता है? दीज आर इंपॉर्टेंट फॉर एब्जॉर्प्शन एंड दीज आर फाउंड इन एपिडाइडिमिस एंड वास डिफरेंस। ये आपका स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन का पॉइंट हो गया। नाउ सिलिया और फ्लैजिला का स्ट्रक्चर कैसा होता है? हमने यहाँ पर देख लिया था, ऐसा दिखता है, ऐसा दिखता है सिलिया और फ्लैजिला। नाउ सिलिया फ्लैजिला बनता कैसे? दीज आर द एक्सटेंशंस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। इनके अराउंड एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन की कवरिंग होगी, ठीक है, हेंस दे हैव प्लाज्मा मेम्ब्रेन अराउंड इट। अब हमने देखा था सेंट्रियोल किससे बना था? 27 पाइप, 27 माइक्रोट्यूब्यूल से बना था। सिलिया फ्लैजिला किससे बनेगा? 18 पाइप्स। पेरिफ्री में 18 पाइप्स होंगे। हम इसको कैसे अरेंज करेंगे? इधर भी नॉर्थ ईस्ट बनेंगे, लेकिन यहाँ पर ऑब्वियसली डबलेट्स बनेंगे। वहाँ पर ट्रिपलेट्स बनाए थे 9, यहाँ पर हम डबलेट्स बनाएंगे 9, ठीक है। लेकिन हमने बीच में वहाँ पर कोई भी पाइप नहीं छोड़ी थी, लेकिन यहाँ पर बीच में हम 2 पाइप छोड़ेंगे, ठीक है। पेयर नहीं है वो, हमने 2 सिंगल पाइप जोड़े हुए हैं, ठीक है। 2 सेंट्रल सिंगलेट्स, ठीक है। एंड इन 2 सेंट्रल सिंगलेट्स के अराउंड एक सेंट्रल शीथ होगी, ठीक है। एंड सिमिलरली जैसे वहाँ से सेंटर से स्पोक्स निकल रहे थे, यहाँ पे भी निकलेंगे 9 रेडियल स्पोक्स। वहाँ पे सी ए लिंकर था क्योंकि 3 प्रोटीन से, यहाँ पर 2 ही है, ए बी, इसलिए यहाँ पर ए बी लिंकर होगा, ठीक है। ये किससे बना होगा? नेक्सिन प्रोटीन का, ठीक है, दिस इज इंपॉर्टेंट, नेक्सिन प्रोटीन का बना होगा। एंड सिंस दे आर कनेक्टिंग द 2 ब्रिजेस, 2 डबलेट्स को कनेक्ट कर रहे हैं, इसलिए हम इसे कहेंगे इंटर डबलेट ब्रिज। अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ी है तो उसमें इंटर डबलेट ब्रिज मेंशन किया, दैट इज नथिंग बट द बी ए लिंकर। नाउ डायनिन प्रोटीन्स के आर्म भी होते हैं, डायनिन प्रोटीन्स के आर्म्स होते हैं, ठीक है, 4 आर्म्स ऑन ईच बी पाइप। हम लोग देखेंगे आगे, डोंट वरी। एंड यही है, हमने अभी तक ये तो देख लिया, ठीक है। हमने ये पढ़ा था माइक्रोट्यूब्यूल्स किससे बने होते हैं? नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल ट्यूबुलिन प्रोटीन्स के, ठीक है। लेकिन हम यहाँ पे पढ़ रहे दैट सिलिया और फ्लैजिला प्रोवाइडिंग लोकोमोशन, ठीक है। अगर वो कॉन्ट्रैक्टाइल नहीं थे तो लोकोमोशन कैसे करवा रहे हैं? लोकोमोशन के लिए हमें तो एटीपी चाहिए होगी। एटीपी कहाँ से आ रही है? डायनिन प्रोटीन से, क्योंकि इसके पास एटीपीएज एक्टिविटी है, एटीपी को तोड़ने वाली एक्टिविटी है, जिससे हमें एनर्जी मिल सके और हम उसे यूटिलाइज करके लोकोमोशन कर सके, ठीक है। नाउ सिलिया और फ्लैजिला इज कंपोज्ड ऑफ एन एक्सोनीम और अ शाफ्ट, जो कि बेसिक स्ट्रक्चर ये है जो हमने पढ़ा है, ये बेसिक स्ट्रक्चर एक्सोनीम या फिर शाफ्ट का है।
ये मतलब मैं दिखा देता हूँ, ऐसा होता है, ये है आपकी बेसल बॉडी जो कि सेल के अंदर है, एंड दिस इज़ योर सीलियर फ्लैजेला, दिस इज़ योर सीलियर फ्लैजेला, ठीक है। तो ये वाला जो पार्ट है आपका, दिस इज एक्सोनीम और शाफ्ट, और ये वाला जो पार्ट है ये आपका बेसल बॉडी है। हमने पहले ही पढ़ लिया था बेसल बॉडी ऑफ सीलिया एंड फ्लैजेला, दैट इज नोन एज ब्लेफेरोप्लास्ट इज फॉर्म्ड बाय द सेंट्रियोल, एंड सेंट्रियोल का हमने क्या ऑर्गेनाइजेशन देखा था, 9+0, लेकिन हमने यहाँ पर देखा यहाँ पर बीच में 2 पाइप्स लगाई हुई है, इसलिए हम कहेंगे 9+2 अरेंजमेंट, जो कि एक्सोनीम या शाफ्ट का अरेंजमेंट है। नाउ सीलियर फ्लैजेला को अगर जनरली कोई पूछता तो आप इसे 9+2 ही बोलोगे, ठीक है, 9+2 अरेंजमेंट। इसका स्ट्रक्चर देख लेते कैसा होता है। दिस इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, हमने बोला था इसके ऑल अराउंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन की कोटिंग होगी, ठीक है। पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स के डबलेट्स होंगे, उसमें बीए लिंकर होगा, ये आप देख सकते हैं ग्रीन में जो बनाया हुआ है, दीज आर द बीए लिंकर्स, ठीक है। एंड मैंने बोला था हर बी, ये बी है, ये है, ठीक है, ये है, ये बी है। नाउ हर बी और ए के बीच में ये इंटरडबलेट ब्रिज बना हुआ है जो कि नेक्सिन प्रोटीन का है, लेकिन हर बी पाइप के ऊपर 4 डाइनिन प्रोटीन्स के आर्म्स भी है, 4 या 5 डिपेंड करता है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट मूव फॉरवर्ड, यहाँ पर हम क्वेश्चंस देख लेते हैं इन तीनों टॉपिक्स के। हमने पढ़ा राइबोसोम, हमने पढ़ा साइटोस्केलेटन, और हमने पढ़ा सेंट्रियोम और सीलिया फ्लैजेला। नाउ राइबोसोम्स आर प्रोड्यूस्ड इन न्यूक्लियोलस, हमने पढ़ लिया, न्यूक्लियोलस इज द राइबोसोमल फैक्ट्री, आगे भी पढ़ेंगे, डोंट वरी। Which of the following statement is not correct? Cilia contain an outer ring of 9 doublet microtubules surrounding 2 singlet microtubules. This is correct. The organized beating of cilia is controlled by fluxes of calcium across the membrane. Cilia are hair-like cellular appendages. Microtubules of cilia are composed of this. ये सारे सही हैं. This is the right option. Organized beating of cilia is controlled by fluxes of calcium across the membrane. This is not the right statement. Cilia are hair-like cellular appendages. ये भी सही है. ठीक है, हमें incorrect पूछा था. Now cytoskeleton is made up of proteinaceous filaments. Which of the following structures is an organelle within organelle? Ribosome. Centriole, यहाँ पे मैच द फॉलोइंग है, सेंट्रियोल क्या बना रहा है, बेसल बॉडी बना रहा है। क्लोरोफिल हमने पिछले लेक्चर में पढ़ लिया था, क्या था, थाइलोकॉइड्स, क्लोरोफिल पिगमेंट कहाँ पर प्रेजेंट था, थाइलोकॉइड की मेम्ब्रेन के ऊपर प्रेजेंट था। क्रिस्टे क्या था, इन फोल्डिंग्स इन द इनर मेम्ब्रेन ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया। और राइबोजाइम्स क्या है, राइबोजाइम न्यूक्लिक एसिड्स है, ठीक है। हम जानते हैं दैट मोस्टली एंजाइम्स आर प्रोटीन्स, लेकिन सम enzymes are not proteins and they are nucleic acids such as the ribozyme, ठीक है। और हमने पहले पढ़ लिया था पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज एक्टिविटी कहाँ पर पाई जाती है, 23S RNA और 28S RNA, डिपेंडिंग वेदर इट इज अ प्रोकैरियोट और यूकैरियोट, उसी को हम कह रहे हैं, ठीक है। ये हमने मैच द फॉलोइंग भी कर लिया, तो कौन सा ऑप्शन रहेगा, ए का 4, बी का क्या है, बी का 2 है, सो ए ऑप्शन है, सी का 1, ठीक है, सही है। नाउ डेस्मोसोम्स आर कंसर्न विद सेल अधेरेंस। Now, what is true about ribosomes? The prokaryotic ribosomes are ATS. No, these are eukaryotic ribosomes. These are composed of ribonucleic acid and proteins. This is सही. These are found in only eukaryotic cells. गलत, prokaryotic में 70S देखने को मिलता है. And these are self-replicating introns of some RNAs. This is also wrong. So answer क्या हो गया? Answer हो गया B. The solid linear cytoskeletal elements having a diameter of 6 nanometer, ठीक है, 6 नैनोमीटर माने माइक्रोफिलामेंट, सबसे छोटे, लेस देन 7 नैनोमीटर मैंने आपको बताया था, 25 नैनोमीटर के कौन थे, माइक्रोट्यूब्यूल्स थे, और जो इंटरमीडिएट फिलामेंट्स थे वो किसके थे, वो थे 8 to 10 नैनोमीटर्स के, ठीक है। सो दीज आर व्हाट, माइक्रोफिलामेंट्स। माइक्रोट्यूब्यूल्स आर द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ सेंट्रियोल्स हमने पढ़ा, स्पिंडल फाइबर्स पढ़ा था हमने, ठीक है। सीलिया फ्लैजेला, ये वाला ऑप्शन हो गया, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। क्रोमैटिन तो डीएनए और प्रोटीन से बना होता है, ठीक है। Now, elaborate network of filamentous proteinaceous structure present in the cytoplasm which helps in the maintenance of cell shape. There is nothing but the cytoskeleton. Simple. Cytoskeleton क्या हमने देखा था, सेल को शेप प्रोवाइड करता है, स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है, स्टेबिलिटी। नाउ ये एक रिविजन स्लाइड है जो हमने अभी तक पढ़ चुके हैं। ER किसने डिस्कवर किया था, पोर्टर ने डिस्कवर किया था। गोल्जी किसने किया था, कैमिलो गोल्जी ने किया था। किसके अंदर किया था, नर्व सेल्स ऑफ आउल और कैट के अंदर। लाइसोसोम्स किसने डिस्कवर किया था, क्रिश्चियन डे डुवे ने। प्लास्टिड को किसने डिस्कवर किया था, हैकल ने, और नाम दिया था शिम्पन ने। माइटोकॉन्ड्रिया किसने डिस्कवर किया था, कॉलिकर ने, नाम दिया था बेंडा ने। राइबोसोम का हमने अभी पढ़ा, पैलेट ने किया था। वैक्यूल मैंने आपको नहीं बताया था, दिस इज इंपॉर्टेंट, लिवेनॉक ने किया था। लिवेनॉक कौन थे, फादर ऑफ माइक्रोस्कोपी, एंड ही वाज द डिस्कवरर ऑफ द फर्स्ट लिविंग सेल, जिनकी बुक का नाम था सीक्रेट्स ऑफ नेचर, एंड उन्होंने इन लिविंग सेल्स को वाइल्ड एनिमल क्यूल्स कहा था। मैंने अच्छे से रिवाइज करवा दिया आपको। एंड न्यूक्लियस हम आगे देखेंगे, रॉबर्ट ब्राउन ने डिस्कवर किया था 1831 के अंदर। नाउ दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 स्लाइड्स है इसके ऊपर, ठीक है, 5 स्लाइड्स है इसके ऊपर। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, मैंने आपके यहाँ पर 11th और 12th को इंटरलिंक करके भी पढ़ा है, ठीक है। सो प्लीज़ ध्यान से सुनना इस पार्ट को, प्लीज़ 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 प्लीज़। सो लेट्स स्टार्ट।
न्यूक्लियस न्यूक्लियस वाज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट ब्राउन इन 1831. इट इज़ एक्चुअली 1832. ठीक है, याद रखना, अगर आपको ऑप्शन में 1831 ना मिले तो 1832 लगा आना, क्योंकि ये एक्चुअल ईयर था ना कि 1831, लेकिन एनसीईआरटी में दिया हुआ तो हमें इसे मानना पड़ेगा. नाउ इट वाज डिस्कवर्ड इन अ ऑर्किड रूट सेल. ऑर्किड रूट सेल. What is nucleus? It encloses the genetic information of a cell and controls the metabolism of the cell. ठीक है, जनरल पॉइंट ये है, न्यूक्लियस यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होगा और प्रोकैरियोटिक सेल में एब्सेंट होगा. यूकैरियोटिक में भी किस में एब्सेंट होगा? एडल्ट मेमिलियन आरबीसी में, और सीव ट्यूब सेल ऑफ अ फ्लोएम. ठीक है, सीव ट्यूब सेल ऑफ अ फ्लोएम में भी एब्सेंट होगा. अगर आपने प्लांट फिजियोलॉजी पढ़ा है तो आपको पता होगा, क्योंकि कंपेनियन सेल रेगुलेट्स द फंक्शन ऑफ अ, क्या कहते हैं, सीव ट्यूब सेल ऑफ द फ्लोएम. ठीक है, ये मैंने आपको 2 और पॉइंट करवा दिए. नाउ इनका नंबर क्या होता है? मोस्टली 1 होता है. ठीक है, मोस्टली 1 होता है, लेकिन वेरी भी कर सकता है. ठीक है, अभी हमें और कुछ टर्म्स पढ़ने पड़ेंगे, जैसे मल्टी न्यूक्लिएटेड. मल्टी न्यूक्लिएटेड माने कैरियोकाइनेसिस इज नॉट फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस. ठीक है, एक सेल डिवाइड कर गया, उसका न्यूक्लियस डिवाइड कर गया, लेकिन साइटोकाइनेसिस नहीं हुआ. दैट इज दोनों सेल आपस में डिवाइड नहीं किए. दैट इज एक कॉमन मीडियम सेल के अंदर जो है उसमें दोनों न्यूक्लियस प्रेजेंट है, 2 से ज़्यादा न्यूक्लियस प्रेजेंट है. दैट इज नोन एज मल्टी न्यूक्लिएटेड. मेनी न्यूक्लियाई इन वन सेल. ठीक है, एनिमल में जब मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन बनती है तो हम उसे सिंसाइशियम कहते हैं, और प्लांट में जब बनती है तो हम इसे सीनोसिटिक कंडीशन कहते हैं. ठीक है, सीनोसिटिक. अगर आपने फंगल हाइफे पढ़ा है तो आपको पता होगा सीनोसिटिक कंडीशन वहाँ पे भी प्रेजेंट होती है. नाउ डाइकैरियन. डाइकैरियन क्या होता है? डाइकैरियन क्या होता है? जब सिमिलर स्टेज होती है डाइकैरियन, जब कैरियोकाइनेसिस हो जाता है, लेकिन साइटोकाइनेसिस होने में थोड़ा टाइम लगता है. ठीक है, ये हम फंजाई में पढ़ेंगे. एंड कहाँ पे पाया जाता है? बेसिकली एस्कोमाइसिटीज और बेसिडियोमाइसिटीज, 2 ग्रुप्स होते हैं फंजाई की, उनमें ये देखने को मिल जाता है. और अगर आपको एक ऑप्शन आए तो आप आंसर लगाना बेसिडियोमाइसिटीज. ठीक है, बेसिडियोमाइसिटीज. नाउ नेक्स्ट पॉइंट, डाइमॉर्फोन्यूक्लियर क्या होता है? दैट इज 2 टाइप्स. डाई मीन्स 2, मॉर्फो मीन्स मॉर्फोलॉजी ऑफ द सेल, न्यूक्लियस. दैट मीन्स देर आर 2 टाइप्स ऑफ न्यूक्लियस. नंबर नहीं बोल रहा मैं, टाइप बोल रहा हूँ. मतलब सपोज अगर एक न्यूक्लियस, एक सेल के अंदर 3 न्यूक्लियस है, लेकिन वो 2 टाइप्स के हैं, तो हम उसे मल्टी न्यूक्लिएटेड डाइमॉर्फोन्यूक्लियर स्टेज करेंगे. ठीक है, सो इसका एग्जाम्पल है, बेस्ट एग्जाम्पल है पैरामीशियम. अगर आपने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पढ़ा है तो आपको पता होगा पैरामीशियम के अंदर 2 तरह के न्यूक्लियस होते हैं. एक होता है माइक्रो न्यूक्लियस, जो कि हेरिडिटरी इन्फॉर्मेशन को कंट्रोल करता है और साथ ही साथ रिप्रोडक्शन को भी. और एक होता है मैक्रो न्यूक्लियस, जो कि वेजिटेटिव फंक्शंस और मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है. ठीक है, डिपेंड करता है, एक पैरामीशियम के अंदर 3 न्यूक्लियस भी हो सकते हैं. ठीक है, 2 माइक्रो, 1 मैक्रो, या 1 मैक्रो या 2 माइक्रो. ठीक है, मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन है, लेकिन ऑलवेज 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 इट विल बी डाइमॉर्फोन्यूक्लियर. 2 तरह के होंगे, 2 तरीके ज़्यादा नहीं हो सकते. ठीक है, ये पॉइंट हमने डिस्कस कर लिया है. नाउ व्हाट इज क्रोमैटिन? मैंने अभी बोला था क्रोमैटिन इज नथिंग बट डीएनए प्लस प्रोटीन्स. क्रोमा का मतलब होता है कलर, टिन का मतलब होता है थ्रेड. थ्रेड स्टेन विद डाई. ठीक है, एंड क्रोमैटिन टर्म को किसने पॉइंट किया था? फ्लेमिंग ने. एनसीईआरटी में दिया है, वेरी इंपॉर्टेंट. एनसीईआरटी में जो भी साइंटिस्ट दिए हैं आपको वो याद होने चाहिए एट एनी कॉस्ट. ये फिर हमने देखा था प्रोकैरियोट्स में न्यूक्लियस नहीं होता, क्योंकि वहाँ पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता, साथ ही साथ हिस्टोन प्रोटीन्स नहीं होते, इसलिए हम वहाँ पर क्रोमोजोम नाम की स्ट्रक्चर को डिफाइन नहीं कर सकते हैं. इसलिए हम वहाँ पे न्यूक्लियस ना कहकर क्या कहते हैं? न्यूक्लियोइड कहते हैं, जीनोफोर कहते हैं, इंसिपी न्यूक्लियस कहते हैं, प्रोक्रोमोजोम कहते हैं. ठीक है, नाउ ये भी हमने पढ़ा था दैट प्लांट सेल में, क्योंकि वैक्यूल 90% ऑफ द सेल साइटोप्लाज्म को कवर करता है, इसलिए उनमें न्यूक्लियस का पोजीशन इसेंट्रिक होता है. लेकिन एनिमल सेल में कैसा होता है? सेंट्रल होता है, सेंट्रल. नेक्स्ट पॉइंट, न्यूक्लियस इज अ डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर. आप अपनी एनसीईआरटी प्लीज साथ में लेकर रखना, मैंने यहाँ पर डायग्राम्स को इंक्लूड नहीं किया है. ठीक है, सो इट इज़ अ डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर. आउटर मेम्ब्रेन इज एसोसिएटेड विद आरईआर. अगर आप आपने स्ट्रक्चर अच्छे से देखा हुआ है तो आपने देखा हुआ दैट डबल मेम्ब्रेन आरईआर के साथ कंटिन्यूस होती है. ठीक है, इसलिए जब आपने अगर सेल डिवीजन पढ़ा है, हम बोलते हैं दैट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर्स, या फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम डिसअपियर्स एंड इट रिफॉर्म्स. ये कैसे होता है? ठीक है, अगर आरईआर की मेम्ब्रेन, और मतलब इन जनरल अगर ईआर डिफॉर्म हो रहा है, मतलब वो डबल मेम्ब्रेन के अंदर रिजॉल्व हो गया. ठीक है, लेकिन अगर डबल मेम्ब्रेन फट रही है, अगर डिसअपियर हो रही है, मतलब वो आरईआर के अंदर घुल गया. ठीक है, दिस इज द मेन फंक्शन. ठीक है, एंड इसके ऊपर राइबोसोम्स भी पाए जाते हैं. ठीक है, हेंस बिकॉज इट इज कंटिन्यूअस विद द मेम्ब्रेन ऑफ द आरईआर, हेंस द पेरीन्यूक्लियर स्पेस, द पेरीन्यूक्लियर स्पेस दैट इज 10 to 50 नैनोमीटर, मतलब जो दोनों मेम्ब्रेन्स के बीच की स्पेस है, पेरीन्यूक्लियर स्पेस इज कंटिन्यूअस विद द लुमिनल कंपार्टमेंट ऑफ द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. ठीक है, आई होप आपको ये पॉइंट समझ आया होगा. मैंने आपको बताया था that endoplasmic reticulum divides the whole cytoplasm of the cell into 2 compartments, that is the luminal, that is the intra compartment, and the extra compartment, that is the extra luminal or the cytoplasmic compartment. ठीक है, so and जहाँ पर दोनों मेम्ब्रेन्स, आउटर और इनर मेम्ब्रेन फ्यूज कर जाती है, वहाँ पर न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्सेस प्रोड्यूस होते हैं, जिनके थ्रू बाई डायरेक्शनल ट्रांसपोर्ट हो सकता है. एमआरएनए जो सेल के न्यूक्लियस के अंदर पड़ा है, वो
साइटोप्लाज्म में जाएगा और जो प्रोटीन्स बाहर पड़े हैं, ठीक है, जैसे कि डीएनए पॉलीमरेज, आरएनए पॉलीमरेज, हेलिकेज, हिस्टोन और नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स, ठीक है, वो अंदर की तरफ आएंगे. दिस इज बेसिक थ्योरी. नाउ inner to the inner membrane there is the presence of न्यूक्लियोप्लाज्म क्या है? इट इज ऑफ एल्कलाइन नेचर, ठीक है. और न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर दो चीजें मेनली, इट इज क्रोमैटिन एंड न्यूक्लियोलस. क्रोमैटिन क्या है? इट इज डीएनए प्लस प्रोटीन्स एंड क्रोमैटिन इज द डीकंडेंस्ड जेनेटिक इंफॉर्मेशन प्रेजेंट इन अ नॉन डिवाइडिंग सेल, दैट इज इंटरफेस सेल या फिर रेस्टिंग सेल, ठीक है. रेस्टिंग सेल हम इसलिए कह देते हैं क्योंकि ये डिवाइड नहीं कर रहा है, लेकिन एक्चुअली मेटाबॉलिकली एक्टिव स्टेज ही होती है, ठीक है. एंड जब ये क्रोमैटिन कंडेंस कर जाता है डिवीजन के टाइम, इसे हम क्रोमोसोम कह देते हैं, ठीक है. एंड व्हाट इज न्यूक्लियोलस, हमने पहले क्वेश्चन कर लिया था, दैट इट इज अ राइबोसोमल फैक्ट्री ऑफ द सेल, ठीक है. इट सिंथेसाइजेस आरआरएनए एंड प्रोटीन्स व्हिच आर द बेसिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द राइबोसोम. अब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है दैट न्यूक्लियोलस की डिस्कवरी किसने की थी? बोमन. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ये बहुत बार पूछा गया दैट बोमन ने न्यूक्लियोलस को डिस्कवर किया था. Now, it is not an organelle. It is not an organ. Nucleolus is a component of the nucleus. It is not a single organelle, and it has no membrane. It has no membrane. Now, it is made up of DNA, RNA, histone and non-histone. ठीक है, ये भी सही है. And nuclear membrane degenerates in late prophase. ठीक है, अगर आपने सेल डिवीजन पढ़ा तो आपको पता होगा कैरियोकाइनेसिस के अंदर 3 स्टेजेस होती हैं. दैट इज पीमैट, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज. तो लेट प्रोफेज के अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डीजेनरेट कर जाती है, मतलब आरईआर के अंदर घुल मिल जाती है. एंड इट इज रिफॉर्म्ड इन टीलोफेज बाय द ईआर, मतलब जब इसको रिफॉर्म होगा तो ईआर वापस बना देगी इसको, ठीक है. दो मेम्ब्रेन्स के बीच की स्पेस 10 to 50 नैनोमीटर. दिस इज इंपॉर्टेंट क्योंकि एनसीईआरटी में डेटा दिया हुआ है ना. हमने बोला था न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर एल्कलाइन पीएच होता है, साथ ही साथ 2 कंपोनेंट्स होते हैं, दैट इज क्रोमैटिन एंड न्यूक्लियोलस. उसके अलावा क्या क्या होता है? नाइट्रोजनस बेसिस होते हैं, शुगर्स होते हैं, एंजाइम्स होते हैं, किसके? रेप्लिकेशन के, ट्रांसक्रिप्शन के, ठीक है. आयंस होते हैं और न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड बनते हैं, ठीक है. न्यूक्लियोसाइड क्या होता है? नाइट्रोजनस शुगर, नाइट्रोजनस बेस प्लस शुगर. एंड न्यूक्लियोटाइड क्या होता है? इसी न्यूक्लियोसाइड के अंदर जब हम फॉस्फेट को ऐड कर देते हैं उसे हम न्यूक्लियोटाइड कहते हैं, ठीक है. सो ये इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दैट व्हाट आर द न्यूक्लियो प्रोटीन स्ट्रक्चर्स जनरली फाउंड इन द नेचर, ठीक है. न्यूक्लियो प्रोटीन स्ट्रक्चर माने प्रोटीन भी होगा एंड न्यूक्लिक एसिड कंपोनेंट भी होगा. हम एक पहले पढ़ चुके हैं राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन पार्टिकल, दैट वाज राइबोसोम. और कौन कौन से होते हैं? वायरस के अंदर भी हो सकता है. वायरस के अंदर प्रोटीन की कवरिंग होती है और अंदर जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो या तो आरएनए हो सकता है या तो डीएनए हो सकता है. क्रोमैटिन हमने देख लिया, इट इज कंपोज्ड ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन्स. न्यूक्लियोलस भी हमने देख लिया, डीएनए, आरएनए, हिस्टोन एंड नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स. और राइबोसोम तो हमने देख लिया था, आरएनपी, राइबो न्यूक्लियो पार्टिकल. ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ क्रोमैटिन क्या है? डीएनए प्लस प्रोटीन्स. डीएनए क्या है? नेगेटिवली चार्ज. डीएनए नेगेटिवली चार्ज क्यों है? क्योंकि फॉस्फेट इसके ऊपर है, फॉस्फेट. डीएनए इज व्हाट? डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड. डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड्स के पॉलीमर्स है, ठीक है. ये न्यूक्लियोटाइड्स है. न्यूक्लियोटाइड्स के अंदर मैंने बोला था फॉस्फेट्स होते हैं. फॉस्फेट कैसा है? नेगेटिवली चार्ज है, PO4 3-, ठीक है, नेगेटिवली चार्ज है, इसलिए इसको एसिडिक नेचर भी प्रोवाइड करता है, फॉस्फेटिडिक एसिड जैसा, ठीक है. एंड इसके अंदर प्रोटीन्स होते हैं. प्रोटीन्स कौन कौन से होते हैं? हिस्टोन्स और नॉन हिस्टोन्स. हिस्टोन होते हैं बेसिक प्रोटीन्स. बेसिक क्यों होते हैं? क्योंकि इनके अंदर बेसिक ग्रुप्स होते हैं अमीनो एसिड्स के ऊपर. कौन कौन से अमीनो एसिड जनरली इसके अंदर रिच होते हैं? दैट इज लाइसिन और आर्जिनिन, जो कि बेसिक अमीनो एसिड्स है. और जो नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स है वो एसिडिक नेचर के. और साथ ही साथ क्रोमैटिन के अंदर आरएनए भी होता है. सो डीएनए प्लस प्रोटीन्स, बेसिक हिस्टोन प्रोटीन्स एंड एसिडिक नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स. नाउ हिस्टोन्स, ये वाला पार्ट आपका 12th का है, जेनेटिक्स में आप पढ़ोगे ये वाला पार्ट, ठीक है. न्यूक्लियोसोमल मॉडल का बात मैं यहाँ पर कर रहा हूँ ताकि आपकी अच्छे से इंटरलिंकिंग हो जाए. नाउ हिस्टोन्स में क्या क्या होता है? हिस्टोन्स इज कंपोज्ड ऑफ, हिस्टोन्स में बेसिकली 1 2 3 4 5 तरह के हिस्टोन प्रोटीन्स होते हैं. 5 तरह के हिस्टोन प्रोटीन्स होते हैं, ठीक है. H1, H2A, H2B, H3 और H4, ठीक है. जब आप न्यूक्लियोसोमल मॉडल पढ़ोगे वो आपको पता चलेगा, ठीक है. सो जो लैटर 4 है दैट इज H2A, H2B, H3, H4, दीज फॉर्म द हिस्टोन ऑक्टामर ऑफ द न्यूक्लियस, ठीक है. ये बेसिकली 4 गोले हैं सर, जैसे एक स्क्वायर फॉर्मेट में मैंने इन 4 गोलों को लगा दिया, ठीक है. और इसके पीछे भी मैंने 4 गोले लगा दिए, ठीक है. 3D में इमेजिन करिए, इसके पीछे भी मैंने 4 गोले लगा दिए, ठीक है. सो दीज विल फॉर्म द हिस्टोन ऑक्टामर, क्योंकि 8 है, ठीक है. विच इज रैप्ड अराउंड बाय डीएनए से रैप्ड अराउंड होता है, ठीक है. एंड डीएनए क्या करता है? ये 1/3/4 टर्न लेता है, मतलब एक पूरा टर्न लेगा, फिर 3/4 टर्न लेके नेक्स्ट न्यूक्लियोसोम पे चला जाएगा. एक पूरा टर्न लिया हिस्टोन ऑक्टामर का, जैसे यहाँ पर था, एक पूरा टर्न लेकर यहाँ पर आ गया, फिर 1/4,
हाफ, 3/4 एंड 3/4 लेके कंप्लीट करे बिना नीचे चला जाएगा नेक्स्ट न्यूक्लियोसोम के ऊपर, ठीक है। 1 3/4 फिर नीचे, फिर 1 3/4 फिर नीचे, फिर 1 फिर 3/4 फिर नीचे, ठीक है। आई होप आपको समझ आ गया हो। नेक्स्ट, किस एंगल पे लीव करता है हिस्टोन ऑक्टोमर को? 30 डिग्री एंगल पे, ठीक है। एंड एक हिस्टोन ऑक्टोमर के ऊपर 146 बेस पेयर्स रैप्ड होते हैं, ठीक है। एंड एंटायर न्यूक्लियोसोम कितने का होता है? 200 बेस पेयर्स का, ठीक है। अभी हमने बात कर ली दैट दीज लैटर 4 आर कंपोजिंग मेकिंग द हिस्टोन ऑक्टोमर। तो H1 की बात कहाँ गई? H1 क्या होता है? दो न्यूक्लियोसोम के बीच में होता है, ठीक है। यहाँ पर एक और न्यूक्लियोसोम है, ठीक है, यहाँ पर एक और न्यूक्लियोसोम है। तो इन दोनों के बीच में, ठीक है, इन दोनों के बीच में एक प्रोटीन होगा, इन दोनों के बीच में प्रोटीन होगा जो कि इनके स्ट्रक्चर को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेगा, उससे हम H1 कहते हैं, या फिर लिंकर प्रोटीन कहते हैं। लिंकर क्यों? क्योंकि ये दो न्यूक्लियोसोम्स के बीच में है, ठीक है। सो व्हाट इज न्यूक्लियोसोम? न्यूक्लियोसोम इज कंपोज्ड ऑफ अ हिस्टोन ऑक्टोमर दैट इज न्यू बॉडी एंड द डीएनए रैप्ड अराउंड इट, ठीक है। एंड न्यूक्लियोसोमल मॉडल किसने दिया था? कॉर्नबर्ग एंड थॉमस ने। ये 12th की एनसीईआरटी में भी दिया नहीं हुआ है, ठीक है, बट यू शुड नो दिस, कॉर्नबर्ग एंड थॉमस। नाउ 12th की एनसीईआरटी अगर आपने पढ़ी है तो आपको एक पॉइंट भी पता होगा दैट इट फॉर्म्स अ बीड्स ऑन अ स्ट्रिंग नेचर। बीड्स ऑन अ स्ट्रिंग नेचर, बीड्स क्या है? बेसिकली न्यूक्लियोसोम है, ठीक है। न्यूक्लियोसोम क्या है? हिस्टोन प्लस दैट मच ऑफ डीएनए रैप्ड अराउंड इट। और स्ट्रिंग क्या है? बेसिकली क्रोमैटिन की स्ट्रिंग है, क्रोमैटिन की स्ट्रिंग है। बीड्स ऑन अ स्ट्रिंग, जैसे मोतियों की माला होती है वैसी। सो ये हमने पहली बात करी थी, क्रोमैटिन इज द डीकंडेंस जेनेटिक मटेरियल एंड अपॉन कॉइलिंग ड्यूरिंग सेल डिवीजन इट फॉर्म्स क्रोमोसोम्स, ठीक है। जब ये कॉइल कर जाता है, ठीक है, तो इसके अंदर डिफरेंट रीजन्स क्रिएट हो जाते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि अगर आप इस स्टेज पर क्रोमैटिन की स्टेनिंग करेंगे तो आपको पता चलेगा दो डिफरेंट रीजन्स क्रिएट हो रहे हैं। एक ऐसा रीजन जो स्टेन को अच्छे से ले रहा है एंड एक ऐसा रीजन जो स्टेन को अच्छे से नहीं ले रहा है, ठीक है। इसे हम कहते हैं डिफरेंशियल स्टेनिंग या फिर डिफरेंशियल कंडेंसेशन की वजह से हो रहा होता है। इसे हम हेट्रोपिक्नोसिस भी कहते हैं। हेट्रो माने डिफरेंट, पिक्नोसिस मीन्स कलर, हेट्रोपिक्नोसिस डिफरेंट स्टेनिंग, डिफरेंशियल स्टेनिंग, ठीक है। सो जिन एरियाज ने स्टेनिंग कम ली होगी, लाइट स्टेनिंग ली होगी, वो ज़्यादा एक्टिव होंगी, ठीक है, ज़्यादा एक्टिव होंगी। एंड क्योंकि उनमें लेस कॉइलिंग हुई होगी इसलिए वो ज़्यादा एक्टिव होगी, ठीक है। अगर हमने डीएनए को पढ़ना है, ठीक है, उनकी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को अगर हमने अच्छे से रेप्लिकेट करना है तो हम क्या चाहेंगे? वो पेज पूरा का पूरा खुला हो, डीएनए का जो पेज है वो पूरा का पूरा खुला हो, ताकि हम उसे अच्छे से दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकें, ठीक है। जब वो लेस कॉइल्ड होंगे इसलिए वो मोर एक्टिव होंगे, एंड अगर लेस कॉइल्ड होंगे तो ज़्यादा सर्फेस एरिया ऑक्यूपाई कर रहे होंगे इसलिए वो डेंसली स्टेन नहीं हो पाएंगे। एंड इसी को लिए हम यू क्रोमैटिन या ट्रू क्रोमैटिन कहते हैं, यू या ट्रू क्रोमैटिन। नाउ नेक्स्ट, इट इज़ अ हेट्रोक्रोमैटिन। हेट्रो माने it is darkly stained, it is completely ulta, that is it is darkly stained, it is less active and more coiled, ठीक है। यूक्रोमैटिन का पूरा उल्टा, this is transcriptionally active, this is transcriptionally inactive। now हमने बोला न्यूक्लियोसोमल मॉडल, न्यूक्लियोसोमल मॉडल फर्दर कॉइलिंग को रिप्रेजेंट करता है। तो हमने स्टार्ट किससे किया? डीएनए से, फिर उससे हमने बनाया क्रोमैटिन, क्रोमैटिन से कंपोज हुआ न्यूक्लियोसोम। न्यूक्लियोसोम जब कन्वर्ट होता है हायर कॉइलिंग स्ट्रक्चर में, उसे हम सोलोनॉइड कहते हैं। 6 न्यूक्लियोसोम्स पर टन, उसे हम सोलोनॉइड कहते हैं। फिर सोलोनॉइड कन्वर्ट होता है सुपर सोलोनॉइड में, सुपर सोलोनॉइड कन्वर्ट होता है क्रोमैटिड में, और दो क्रोमैटिड मिलकर बनाते हैं एक नॉर्मल क्रोमोसोम, ठीक है। एंड जैसे जैसे हम कॉइलिंग करवाते जाते हैं डायमीटर बढ़ता जाता है, 2 नैनोमीटर, 11, फिर यहाँ पे 34, यहाँ पे 300, यहाँ पे 700, और फाइनली क्रोमोसोम का होता है 1400। आप देख सकते हैं डायमीटर बढ़ता गया, डायमीटर बढ़ता गया है। नाउ क्रोमोसोम इज ओनली सीन ड्यूरिंग सेल डिवीजन, हमने बात कर ली। एंड क्रोमोसोम की डिस्कवरी किसने की थी? हॉफमिस्टर ने। टर्म कॉइन किया था वॉल्डेयर ने, ठीक है। ये दोनों इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया, हॉफमिस्टर और वॉल्डेयर। नाउ नेक्स्ट, न्यूक्लियोलस। हमने बोला था न्यूक्लियोलस इज द राइबोसोमल फैक्ट्री दैट इज इट सिंथेसाइजेस आरआरएनए एंड प्रोटीन्स, ठीक है। बेसिकली कौन कौन से आरआरएनए को बना रही है? 28S आरआरएनए और 5.8S आरआरएनए को बना रहे, ठीक है। आपसे अगर पूछे कि 5S आरआरएनए तो बच गया, 5S को कौन बना रहा है? ये न्यूक्लियस डायरेक्ट बनाता है, ठीक है। अगर आपने ट्रांसलेशन की प्रोसेस पढ़ी हुई है तो आपको पता होगा दैट आरएनए पॉलीमरेज 3, आरएनए पॉलीमरेज 3, आरएनए पॉलीमरेज 3 बेसिकली synthesizes the 5S RNA, ठीक है। This is an important previous year question. Now, nucleolus is continuous with the nucleoplasm because it is a membrane-less structure. Nucleolus is more and large in protein synthesizing cells. Protein synthesizing cells मतलब प्रोटीन उसमें ज़्यादा secrete हो रहा होगा,
एंजाइम्स ज़्यादा बन रहे होंगे, प्रोटीन एक्चुअली बना कौन रहा है, राइबोसोम्स, लेकिन राइबोसोम को कौन बना रहा है, न्यूक्लियोलस, तो न्यूक्लियोलस ज़्यादा से ज़्यादा होंगे, कैसे होंगे, बड़े होंगे, ज़्यादा होंगे, सिंपल। एंड इट इज़ मेड अप ऑफ, ठीक है, न्यूक्लियोलस किसका बना होता है, बेसिकली हेट्रोक्रोमैटिन का। लेकिन आप बोलोगे भैया हेट्रोक्रोमैटिन तो आपने अभी बताया इट इज़ लेस ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव, लेस ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव है तो मतलब एमआरएनए कम होने का, प्रोटीन कम बनेगा, लेकिन इसके अंदर गुच्छे होते हैं थोड़े क्रोमैटिन के, स्पार्सली डिस्ट्रीब्यूटेड गुच्छे ऑफ यूक्रोमैटिन, जो कि है ट्रू क्रोमैटिन, जो कि ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव होगा, ठीक है, एंड ये एक्चुअली सिंथेसाइज करेगा प्रोटीन्स को, ठीक है, विच एक्चुअली मीन्स द आरएनए, सिंपल। नाउ हमने पढ़ लिया था न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, न्यूक्लियोलस हमने पढ़ लिया, ठीक है। अब न्यूक्लियोलस कैसे बन रहा है, सिंपल सी बात, हमने पढ़ लिया राइबोसोम बना रहा है न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोलस किससे बन रहा है, न्यूक्लियोलस बन रहा है न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजिंग रीजन्स पर, न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजिंग रीजन्स पर, जो कि 60 क्रोमोसोम्स के ऊपर होते हैं, ठीक है। आपने अगर बेसिक स्ट्रक्चर पढ़ा है क्रोमोसोम का, तो एक क्रोमोसोम होता है ऐसे करके, ठीक है, ये जो बीच में गोला है दैट इज द सेंट्रोमियर और द प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन, ये क्या है, दीज आर द टू आर्म्स ऑफ द क्रोमोसोम, दीज आर द टू आर्म्स ऑफ द क्रोमोसोम्स। अगर ये दो आर्म्स इक्वल होंगे तो हम इसे आइसोब्रेकियल कहेंगे, आइसोब्रेकियल। अगर ये दो आर्म्स अनइक्वल होंगे लेंथ में, हम इसे हेट्रोब्रेकियल कहेंगे, हेट्रोब्रेकियल।